आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे इसराइल के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की शर्त, सऊदी प्रिंस शाह सलमान का ऐलान और सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारों की ज़रूरत क्यों है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल करते हुए सऊदी अरब को एक बड़ा नॉन नेटिव इत्तेहादी करार दिया। इस मौके पर अमरीकी सदर ने सऊदी अरब और अमरीका के तल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया। सऊदी वलीअहद ने कहा कि सऊदी अरब इसराइल के साथ तल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार है, बशर्ते कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का रास्ता वाज़ेह हो। शाह सलमान ने कहा कि सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड में फ़लस्तीन के मसले पर पेशरफ्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए शामिल होना चाहता है और सऊदी अरब इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की बुनियाद है। मगर दूसरी जानिब सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि वह अमरीका से जदीद F-35 तैयारे ख़रीदे, जिसके बारे में सऊदी हुक्काम ने अमरीकी हुकूमत से बातचीत भी शुरू कर रखी है। और सऊदी अरब की ये कोशिश न सिर्फ अपने वफाकी सलाहियतों को बढ़ाने की गर्ज से बल्कि इसराइल के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात में भी एक अहम मामला बन चुकी है। ताहम अमरीकी सदर के गज़ा में जंग के खात्मे का ऐलान करने के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि ताल्लुकात और जंग एक साथ चलेंगे और फ़लस्तीन का मुस्तक़बिल क्या होगा। तो सऊदी वलीअहद के बयानात और उनकी हिकमत अमली से वाज़ेह होता है कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात को तो बेहतर बनाना चाहता है, मगर फ़लस्तीन के हुकूक़ और रियासत के क़याम को वलीन तरजीह दे रहा है। कितनी संजीदगी और कितनी सच्चाई है, इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं फेरोज़ मिटी बोरबला और एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दूसरे ख़ास मेहमान शुजात कादरी साहब। आप भी आलमी मंच पर नज़र रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। फेरोज़ भाई, जिस तरह से शाह सलमान का इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइजेशन के लिए फ़लस्तीन की शर्त रख दी है, अब ये शर्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या असरात होंगे और वाकई क्या सऊदी अरब इस इशू को लेकर संजीदा है और उसके असरात क्या होंगे? मुद्दा यह है कि अभी तक जो प्रिंस सलमान का पोजीशन था कि एब्राहम अकॉर्ड में तब तक नहीं साइन करूंगा जब तक फिलिस्तीनी स्टेट नहीं बनता, मगर आज उसका जो बयान है कि मैं एब्राहम अकॉर्ड को कंसिडर कर रहा हूं जी और फिलिस्तीनी स्टेट एक रास्ता तय होगा, तो वो रास्ता तो 93 में तय हुआ था, 99 की बात हुई थी जी। तो ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। अगर वो ये गलती कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इजराइल का ट्रैप है, अमेरिका का ट्रैप है। क्योंकि यूएई के पास और सऊदी के पास सबके पास ये हथियार तो है, यात्रा को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होते, F-35 बोलो या जो भी उनको दिए जा रहे हैं जी। और उसके साथ आई थिंक प्रिंस सलमान ने कहा है कि वो $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अमेरिका में। तो इन लोग का क्या डील है ट्रंप और, क्योंकि ट्रंप और सलमान के अपने निजी क्रिप्टो वाले काफी डील्स है जी। जेरेड, इनके जो बेटे हैं ट्रंप के जी, उसको काफी बड़े मुनाफे मिले हैं ये क्रिप्टो करेंसी में सऊदी के साथ ये डीलिंग में जी। एक तो ट्रंप के निजी फायदे हैं, दूसरा है कि ट्रंप और नेतन्याहू की क्या डीलिंग है ये पूरे गाजा को लेकर। ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है इसमें नेतन्याहू का एक बड़ा रोल है जी। क्योंकि इसमें बोलते हैं कि तुर्की और कतर और इजिप्ट और अमेरिका ये और इजराइल, ये पांचों का रोल है। सऊदी और यूएई का कोई वैसे कोई खास पेपर पे रोल नहीं था, मगर अभी सऊदी को भी बुलाया है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बहुत आसान था ये अग्रीमेंट को बनाना, कि सिर्फ इतना ही लिखना था कि यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं 1967 के 2422 से सोल्यूशन को लेकर जी, अगर वही वो रेजोल्यूशन में आ जाते तो कुछ बात बनती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और वो भी बोला जाता है कि पहले फिलिस्तीनियों को कुछ कंडीशंस पे अमल करना होगा, उसके बाद जो उनके एस्पिरेशंस है, उनका जो अधिकार नहीं है जी, उनका जो एस्पिरेशंस है ठीक, उसको लेकर फिर फिलिस्तीनी स्टेट की बात होगी। और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है कि हमास को तो पहले हथियार अपने
सरेंडर करने होंगे। और अभी ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो अलग अलग अरब कंट्रीज का बनेगा और वो आएंगे, तो उसके माध्यम से होगा। और हमास ने तो क्लियर कट मना कर दिया है और वो इनकार कर रहा है इस चीज को लेकर, वो क्लियर कट मना कर रहा है। तो अभी तो बहुत बहुत पेचीदे मामले हैं, अभी कुछ क्लियर है नहीं। ठीक है, ठीक है शुजात साहब, सऊदी अरब और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं उसमें तब्दीली की हकीकत वाकई है क्या? यहाँ पर ज़ाती मफादात भी हो रहे हैं, सौदे भी हो रहे हैं, लेकिन जो शर्त रखी थी कि साहब फ़िलिस्तीन स्टेट फर्स्ट, उसके बाद हम आगे के जो है ताल्लुकात बहाल करेंगे, लेकिन अब इस चीज़ को भी पीछे डाला जा रहा है, जैसे कि फिरोज साहब कह रहे हैं। क्या है हकीकत इनके रिश्तों की? दो बातें हैं। जी, नंबर ये है कि जो अभी बयान MBS का आया है वो सिर्फ हम उसको एक कूटनीतिक नजरिए की तरफ से हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर उनके इस बयान में कि वो एक फ्री इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट की बात करते हैं, तो जैसा कि अभी फिरोज भाई ने बताया कि इससे पहले जो गाजा पीस प्लान है उसमें पैलेस्टीनियन स्टेट की कोई बात नहीं है। हाँ नहीं है, तो उस पर ही उनको आपत्ति होनी चाहिए थी, और उसके साथ में उन सभी ममालिक को आपत्ति होनी चाहिए थी जिस पे उन्होंने साइन किए हैं। लेकिन सभी ने जो गाजा पीस प्लान है उस पर अपने आप को सरेंडर किया है, अमेरिका के आगे, इजराइल के आगे। नंबर एक बात। अब उसी वक्त बयान आना MBS का, और जब वो सऊदी अरब हैं वहां पे बयान आना, तो दरअसल क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आपकी यहीं पर अर्ज किया है कि फलस्तीन जो है वो तमाम कई मुल्कों के लिए एक बार्गेनिंग चिप की तरह है। वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपने लोकल मुद्दों के लिए और कभी कभी बाहर के मुद्दों के लिए। दरअसल इस वक्त चूंकि MBS जो है वो ट्रंप के साथ में डील कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि फलस्तीन और इसराइल, यानी वो इसराइल के करीब तो हैं लेकिन और मजीद करीब जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत जो है वो ट्रंप और सऊदी अरब को थोड़ी सी चुकानी होगी। तो वो ट्रंप, उसकी कीमत क्या है? कीमत वही है कि उनके सिक्योरिटी गारंटी को मजबूत किया जाए, उनके जो मिलिट्री अलायंस हैं, जो उनके यहाँ चीजें ले रहे हैं, तो ये अपने मफादात का सौदा हो रहा है सीधे तौर पर। बिल्कुल फलस्तीन का तो कुछ है ही नहीं इसमें। फिर फलस्तीन के ताल्लुक से ये कहना कि हम ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार हैं, फलस्तीन की शर्त पहले रख दी, तो क्या ये सऊदी अरब के अंदर की दाखिली सियासत को मुतासिर करने की कोशिश है? हाँ, इस तरह की हिमायत है, वो भी एक फैक्टर है। देखिए कि क्या है, गाजा में पिछले 2 साल से जो जेनोसाइड हो रहा है उसको लेकर के जो अरब वर्ल्ड है वो भी काफी सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील हुआ है। और ये हुकूमतें, जिसको आप UAE कह लीजिए, सऊदी अरब कह लीजिए, बहरीन कह लीजिए, है ना, या और इस तरह की जो आसपास की ममालिक हैं, वहां की आवाम के अंदर एक बेचैनी, एक आप उसको कह लीजिए अफरा तफरी का माहौल पाया जाता है। और कब वो भड़क उठे और कब वो यानी स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन आए, कोई एक ऐसा इवेंट क्रिएट हो और वो अपने बादशाहों के खिलाफ, जो डिक्टेटर बैठे हैं इनके खिलाफ कभी भी उभर सकता है, उसको इनको दबाना भी है। उस गुस्से को ठंडा करना है सीधे तौर पर। जी, उसी गुस्से को ठंडा करने के लिए अपने जो आवाम है अरब ममालिक की, उसका जो एंगर है, उसके अंदर जो एक अनरेस्ट है, उसको भी तो दबाना है। फिरोज भाई, फ़लस्तीनी रियासत का जो क़याम की शर्त सऊदी अरब के लिए क्या वाकई ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है, जैसा कि शाह सलमान ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि अब्राहम कार्ड में शामिल हो जाएं, लेकिन शर्त यही है, शर्त पूरी हुई नहीं, बातचीत हो रही है और सौदे हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये आईवॉश है सारी दुनिया को और मशरिक़ वस्ता के मुसलमानों को? आई थिंक आईवॉश से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो ट्रम्प पीस बोर्ड गाजा को गवर्न करेगा, एक तो एक फॉरेन बॉडी है जो उस पर गवर्न करेगी। दूसरी बात है कि टेक्नोक्रेट्स होंगे, हैंडपिक ए पॉलिटिकल लोग, ब्यूरोक्रेसी वाले टाइप के लोग, जो मतलब कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना, पैलेस्टाइन अथॉरिटी की भी नहीं वो लोग मानने के लिए तैयार है। हमास तो बहुत दूर की बात है। तो गाजा को चलाने वाले कौन लोग हैं? हाँ, ये भी कोई प्रश्न नहीं। टोनी ब्लेयर का नाम जब आता है तो खून खोलता है कि जो आदमी ने इतना बर्बादी फैलाई पूरे मिडल ईस्ट में, इराक को बर्बाद किया, वो वॉर क्रिमिनल खुद है।
उसका नाम आ रहा है गाजा के गवर्नर को लेकर जी, जिसमें ये अरब देशों की रजामंदी है, ये MBS और इजिप्ट और ये लोग की। जी, तो और महमूद अब्बास भी तो राजी हैं इस पर। नहीं, महमूद अब्बास राजी नहीं है क्योंकि उनका कोई रोल ही नहीं है। उनका कोई रोल ही नहीं है। पैलेस्टाइन अथॉरिटी को भी बाहर रखा है। उनको लगा था कि उनका कोई रोल बनेगा गवर्निंग में, मगर नेतन्याहू ने तो इनका भी विरोध किया है। हाँ, तो जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी को लगा था कि हमास को रिप्लेस करके वो लोग पिक्चर में आ जाएंगे जी, उनका भी कोई रोल नहीं बन पा रहा है। ठीक, तो इतना अजीबोगरीब माहौल बन चुका है। और इसलिए आई थिंक ईरान ने तो बहुत पहले ही ये जब करार साइन हो रहा था तब भी उसका विरोध किया था, वो गए नहीं था ये साइनिंग सेरेमनी के लिए। जो भी UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोटिंग हुई उसमें रशिया और चाइना ने एब्सटेन किया, वीटो नहीं किया। उनको तो मैं तो मानता हूँ वीटो ही करना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अग्रीमेंट है उसी को रिवर्क करने की जरूरत है। ठीक, वो टाइम में जो अग्रीमेंट हुई उससे एक फायदा हुआ कि नरसंहार जो 100 लोग रोज के मरे थे वो 5, 7, 10 लोग मरने लगे, और जो टोटल जो स्टारवेशन लेवल थी, बाहर से खाना पीना नहीं आ रहा था, वो चालू हो गया है। इसलिए हम जैसे लोगों ने भी इसको वेलकम किया था, मगर हम लोग का वेलकम का एजेंडा इतना लिमिटेड था, उससे ज्यादा नहीं था। मगर जब ये 20 पॉइंट प्लान बना और उसको तो पैलेस्टाइन अथॉरिटी वेलकम भी कर लिया था कि वी एक्सेप्ट दिस प्लान, इजिप्ट, तुर्की, कतर, ये सब लोग उसमें एक रोल प्ले कर रहे थे। तो ये अनवर्केबल प्लान है, ये फेल होना है, क्योंकि हमास उस पे रजामंदी नहीं देने, विल नॉट अग्री टू बीइंग, हाँ बिल्कुल अग्री नहीं है इस चीज और ना हिजबुल्ला होने वाला है, ना इराक की मिलिशिया होने वाली है, ना ये कोई भी, क्योंकि सबको नियता करने का उनका एजेंडा है। बिल्कुल शुजात भाई, एक बयान आपने देखा ही होगा जो नियत है वेस्ट बैंक पे उनका क्या हालत हो रहा है जी, ठीक है। तो ये परिस्थिति तो इसलिए, और इसमें खाली इतना बता दो कि ट्रंप अमेरिका में वीक होते जा रहा है, इजराइल अमेरिका में वीक होती जा रही है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, शुजात भाई, इजराइल नेतन्याहू ये कहता है कि साहब अभी जंग खत्म नहीं हुई है, हालांकि सीजफायर चल रहा है। नेतन्याहू का यह कहना कि जंग खत्म नहीं हुई इसराइल के लिए। फिर सऊदी अरब का ये कहना कि फ़लस्तीन स्टेट तक हम अपने ताल्लुकात में नरमी नहीं लाएंगे, लेकिन सौदेबाजी भी हो रही है। तो क्या इजराइल इस चीज़ को मानेगा, और क्या ये जंग इसलिए रुकाई गई थी कि मशरिक़ वस्ता में सौदे होते रहें, बिजनेस होता रहे? देखिए, इस 2 सालों में ये पहले इस पर थोड़ा बात कर लें कि ये जो यूरोपियन ममालिक है ना, बड़े बड़े जो लीडर बैठे हैं, ये इतने उतावले क्यों हो गए अचानक से कि साहब पीस होना चाहिए और एक पीस प्लान तैयार। बिल्कुल, दरअसल देखिए, जो पूरी दुनिया की आवाम है, चाहे वो भारत की हो या किसी भी और यूरोपियन ममालिक की हो, उसके अंदर जो एंटी मत कहिए, बल्कि आप जो यहूदियों के खिलाफ यानी एक जो छवि बन रही थी वो बहुत ही निगेटिव बन रही थी। हालत ये है कि यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में, मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, एशियन कंट्रीज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में जो ज्यूज जो है, इजरायली ज्यूज, उनको अपनी नेशनलिटी बताते हुए शर्म महसूस हो रही थी। उनको बताते हुए डर लगता था, शर्म आती थी कि हम जो है यहूदी हैं और उस पे से इजराइल के हैं। तो ये जो पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों के खिलाफ एक नैरेटिव बन रहा था, उस नैरेटिव को नंबर 1 शिफ्ट करना था, उसको कूल डाउन करना था। एक बात। दूसरा बात ये कि देखिए, ये जो इंटरनेशनल इदारे हैं, चाहे वो UN हो या बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इन पर इनका भरम रखना भी तो जरूरी है पूरी दुनिया के अवाम में। अगर इनका भरम ही टूट जाएगा इन सबका, तो फिर क्या होगा? तो फिर खत्म हो जाएगा। यानी जो एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है सो कॉल्ड, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कोई ईमानदारी और दयानतदारी नहीं, लेकिन फिर भी बराए नाम कहने को तो है। तो यानी उसको इतना ज्यादा डिस्क्रेडिट ना कर दिया जाए कि उसका कोई औचित्य, अपने वफादारों को बचाना है सीधे तौर पर। हाँ, उसको बचाना भी था। तीसरी बात ये कि जैसा कि यहाँ अभी पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है कि गजा का पीस प्लान वो चाहते हैं, लेकिन वो फलस्तीनियों की हिसाब से नहीं चाहते, वो हमास के हिसाब से नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं अपने हिसाब से, ताकि गजा का कंट्रोल
वो अपने हाथ में ले सकें, और उसके बाद में जो उनका आगे का प्लान है ट्रंप का और उसके सन इन लॉ का, कि उसको हम एक मिडिल ईस्ट में एक रिवेरिया बनाएंगे, है ना, उसको एक सयाहों का एक मरकज बनाएंगे सयाहत का, और वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बिजनेस मॉडल भी एक वहां पर है, उसको भी ध्यान में रखते हुए तीन चीजें हैं ऐसी जिनको देखते हुए इनको इस वक्त ध्यान आया। लेकिन फिर भी एक बात बता दूं यहाँ पे कि ये आर्जी हैं चीजें। हाँ। सीज फायर को लेकर के ना इसराइल जो है वो ईमानदार है, ना अमेरिका ईमानदार है, और नेतन्याहू पे तो हम जर्रा बराबर भी यकीन कर ही नहीं सकते। उस पर तो किसी भी माने में कोई भी जो है यकीन नहीं कर सकता। इसराइल की तरफ से एक और बयान भी आया है कि अमेरिका हमास को डिसआर्म करने के मामले को नजरअंदाज कर सकता है, यानी भरोसा अमेरिका पर भी नहीं है इसराइल को। देखिए, ये तो इसराइल क्या है, अमेरिका पे भरोसा क्या, हो तो अमेरिका को अपने हिसाब से चला रहा है। इसराइल जैसा चाहता है, चाहे वो ट्रंप हो या जो भी, खासकर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ट्रंप की, वो तो पूरी तरीके से नेतन्याहू की, इसराइल ने नेतन्याहू की आलाए कार बनी हुई है, और जो नेतन्याहू चाहता है वो डंके की चोट पे करवा लेता है। ठीक ठीक फिरोज भाई, असल चीज़ ये कि अब्राहम अकॉर्ड की बात होती है हमेशा, तो फ़लस्तीनी स्टेट का मसला नज़रअंदाज हुआ क्यों इस पूरे खेल में? क्या सिर्फ अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका के नज़रिए से चलेगा, और जो पुराने वादे पुराने दावे थे वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रहे हैं? देखो, गाजा के 7 अक्टूबर के उठाव ने तो अब्राहम अकॉर्ड को तो खत्म ही कर दिया, और सऊदी अरब ने भी उसके हक की बात में कोई चीज नहीं देखी कि आगे क्या हो रहा है। हाँ, वो साइन करने वाला था, मगर 7 अक्टूबर के कारण वो रुक गया। 7 अक्टूबर के उठाव के ये भी एक कारण था, अल-अक्सा को तो बचाना था ही। गाजा पे जो पाबंदी है, जो 10,000 कैदी है, ये सब कारण थे 7 अक्टूबर उठाव के लिए। उसको नेतन्याहू को पता था, नेतन्याहू को होने दिया, हम लोग उससे बातें बार बार कर चुके हैं। सवाल अभी ये है एक्चुअली जी कि जब मैंने सही कहा कि जहां तक ट्रंप की सरकार है वो तो नेतन्याहू ही चला रहा है, मगर अभी अमेरिका में बहुत तेजी से बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जेफरी एप्स्टाइन के फाइल्स, जो मोसाद का जो सेक्स रैकेट है, पीडोफाइल सेक्स ब्लैकमेल रैकेट है जी, अभी वही एक्सपोज हो चुका है, और उसी की फाइल बाहर आने वाली है। ओके, जिसका मतलब था कि जो एप्स्टाइन फाइल के माध्यम से ब्लैकमेल चल रहा था, वो अभी बहुत बड़ा कार्ड इजराइल के हाथ से निकल चुका है। ओके, दूसरी बात है कि जो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव जो मूवमेंट थी, जो अभी तक प्रो इजराइल थी, वो एकदम एंटी इजराइल हो चुकी है। कल की रिपोर्ट है कि एपैक के खिलाफ एक अमेरिकन एंटी ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है क्रिश्चियंस का, जो जहां भी एपैक इलेक्शन में फंडिंग करेगा, वो उसके काउंटर फंडिंग कैंडिडेट को खड़ा करेगी। तो पूरा जो पॉलिटिकल बेस है इजराइल का अमेरिका में, वो बहुत बड़े पैमाने पे डगमगाने लगा है। अच्छा, ओके जी। जोरान ममदानी तो न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा मतलब असर है ही, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी घबरा गया है। रिपब्लिकन पार्टी में मार्जरी टेलर ग्रीन, थॉमस मैसी, जिसने बहुत बड़ा रोल किया एप्स्टाइन फाइल को बाहर लाने में, वो तो भी प्राइमरी जेडी वैंस को ट्रंप को चैलेंज करे पॉलिटिकली। ठीक, तो अभी मेगा एजेंडा नहीं है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी मजहबी और सियासी इख्तिलाफात का भूचाल हो सकता है। अभी एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट वर्सेस इजराइल। अमेरिका फर्स्ट, मेगा फैगा भूल जाओ जी जी। अभी अमेरिका फर्स्ट वर्सेस इजराइल लॉबी का पूरा झगड़ा चल रहा है, और उसमें टकर कार्लसन, कैडेन प्रोविंस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं जी। तो अंदरूनी और एक एक पोस्ट के लिए नेतन्याहू 6 लाख रुपया दे रहा है इजरायली ट्रोल्स को जी। इतना बड़ा बजट बना दिया क्योंकि वो समझ चुके हैं, वो पूरा मीडिया वो तो हार चुके हैं। हाँ। तो इसलिए ये जो ट्रंप और इसका मिलना और ये सब एक्चुअली ये लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी और चेंजेस आने वाले हैं आने वाले महीनों में, क्योंकि ट्रंप खुद पॉलिटिकली वीक हो चुका है। अभी जो 10 जगह पे लोग इलेक्शन हारे, और ये जो मिड टर्म पोल में भी रिपब्लिकन पार्टी हारने वाली है, और अभी जो एप्स्टाइन फाइल नेक्स्ट वीक से जो पूरे डॉक्यूमेंटेशन पर आना चालू होगा, तो उससे ट्रंप की सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी। डेमोक्रेट्स में जो क्लिंटन और कमला हैरिस और वो जो पूरी प्रोजर लॉबी है, वो तो क्या फिर सऊदी अरब से ये जो माहिदा है, जो डील है, अमेरिका में अपनी तस्वीर को साफ करने की कोशिश है
कि साहब हम अरबों के साथ डील कर रहे हैं जबकि हमने गजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया? नहीं, वो तो इजराइल का एजेंडा पुश हो रहा है ट्रम्प के माध्यम से कि भाई तुम ये कर लो जो करना था जी। मगर आप लोग को ये समझना होगा कि अभी इजराइल की अमेरिका के अंदर जो ताकतें थी वो कम होती जा रही तेजी से। तो अभी ऊपर ऊपर जो आपको दिख रहा है, आपको अंदर की कहानी समझनी होगी। अंदर की लड़ाई शुरू हो गई है अमेरिका और इजराइल की। अमेरिका में कितना वीक हो रहा है उससे खास प्रोग्राम करके आप लोग को समझना होगा। ठीक है शुजात भाई, तो आप ऊपर ऊपर के हम लोग ये बातें करेंगे। हाँ बिल्कुल, अंदरूनी तौर पर बहुत सी चीजें हैं जो अभी सामने आने वाली है। शुजात भाई, अहम चीज ये फिलिस्तीन, सऊदी अरब, अमेरिका, ये ठीक है सारी बातें हो रही, कौन किसके साथ है सबको पता है, लेकिन अहम बात यह है कि ये जो मुआहदा हो रहा है F-35 तैयारे का, प्लेन का, क्या वाकई खरीदारी ये सऊदी अरब के लिए ज़रूरी है और इस्तेमाल कहाँ होगा? बड़ा सवाल ये है। देखिए F-13, F-35 जो है वो बहुत ही लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक हवाई जहाज है और फाइटर जेट है और जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, यानी ये राडार से भी बच सकता है और दूसरी टेक्निक से भी बच सकता है। इसकी कुछ अपनी खुसूसियात हैं कि इसमें बहुत ही जो इसका GPS है, जो इसका वो बहुत ही सटीक है, बहुत ही एक्यूरेट है, यानी पर्टिकुलर जहां पे टारगेट करना है वहीं पे टारगेट करेगा। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट जो है वो पायलट को प्रोवाइड करेगा। अगर कोई हमला इस पे करेगा दुश्मन तो उसको पहले ही टैकल करके और उसको डिफ्यूज कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके पास में। तो मिडिल ईस्ट में ये जो F-35 है अमेरिकन, ये अभी इससे पहले जो है वो इसराइल के पास में है जी। अब सऊदी अरब जो से इसकी डील हो रही है। तो इसको हालांकि बीच में पहले ऐसी खबर भी चली थी कि इस डील होने से F-35 के इसका जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना को ट्रांसफर हो सकती है, चाइना को तो बहुत सारे खदशात जाहिर किए गए थे। अब असली सवाल जो आपने यहाँ उठाया है कि ये किस लिए खरीदा जा रहा है। इसराइल क्या ये ईरान को पैगाम तो नहीं है मशरिक वस्ता में? जी हाँ, तो मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि देखिए जो पूरे आप मशरिक वस्ता में देखिए तो इसराइल के साथ में तो अंदर खाने तो तमाम साझेदारी सऊदी अरब के साथ चल रही है ना। ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चल रही है, एयर रूट भी उनका मिला हुआ है। हमारे यहाँ इंडिया से जो एयर इंडिया जाती है वो जिद्दा जाती है, जिद्दा से फिर वही तेल अवीव जाती है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन ना होने के बावजूद भी इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। सिक्योरिटी के बहुत सारे मामलात में सऊदी अरबिया और इसराइल के बीच में अंदर खाने समझौता है जो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये अच्छा, फिर और कौन खतरा उनके लिए हो सकता है? तो दरअसल अभी जो हमने देखा दो जंगें जो हुई, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में और फिर इसराइल और ईरान के बीच में, तो अब जंगों का मिजाज और तौर तरीका बदल गया है। पहले एयर डिफेंस का, एयर फाइटर जेट्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता था। अब जो जंगें हो रही हैं उसमें एयर यानी हवाई जहाजों का, फाइटर जेट का, उसका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ही एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। तो सऊदी अरब भी ये चाहता है कि वो अपने एयर जो दिफाई सिस्टम है, एयर डिफेंस उसको मजबूत करे, फाइटर जेट है, उसको मुस्तकबिल में ईरान से कोई खदशा ना हो। हाँ, तो मेन असली उसका एक ईरान है। दूसरा अभी जो उसके लिए एक जो यमन के अंदर जो हुसीज हैं वो ठीक है, फिल वक्त तो खामोश है, एक टेम्परेरी मुआहदा है, लेकिन सऊदी अरब को खतरा तो उनसे है। वो महसूस कर रहे हैं कि ये कभी भी जो है हुसी जो है हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो एक उसका भी एक यहाँ पर एंगल है। तीसरा ये है कि देखिए ट्रम्प वो बिजनेसमैन है। आपको याद होगा जो पहले मर्तबा आए थे तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट, इसी बिन सलमान को लिस्ट दिखा रहे थे कि ये इसकी कीमत तो आपके लिए मूंगफली के बराबर है ना, लाइक ए पीनट, ये वो जी। तो सऊदी अरब को तो अपना माल भी बेचना है ना, और ये माल वो नहीं, ये ठीक है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए हाई लेवल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आगे की जंगी हिकमत अमली भी हो सकती है जरूरत के मुताबिक। जी बिल्कुल। फिरोज भाई, आखिरी सवाल, 30 सेकंड मेरे पास हैं। इजराइल का रद्द-ए-अमल, रिएक्शन क्या होगा F-35 तैयारी की खरीदारी पर? चूंकि इजराइल अपनी फ़िज़ाई बरतरी को मुतासिर महसूस करेगा,
सऊदी अरब से भी खतरा महसूस करेगा? आई थिंक इजराइल खाली ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा है कि ये गलत हुआ और सऊदी को बेचा F-35, मगर उसके परमिशन के बिना ट्रंप उनको बेचता नहीं। तो खाली बोलने के लिए बोल दिया है, क्योंकि अगर F-35 किसी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो यमन और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो ये तो सब पार्ट ऑफ द डील ही चल रहा है। ओके, मगर अभी मुद्दा ये है कि गाजा में अभी किस प्रकार से हमास और बाकी के फोर्सेस उसको डील करेगी जी, और दुनिया में किस प्रकार से इसका वातावरण अभी बनेगा, किस प्रकार से लोग सड़कों पे आएंगे ये पूरे डील के खिलाफ। तो अभी तो बहुत लंबा रास्ता है और इसमें अमेरिका और इजराइल की हार ही निश्चित है, क्योंकि अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बनते जा रहा है जी, बहुत बड़ा माहौल। अब ये अगर आगे मसला ख़राब होता है ईरान के हवाले से, जैसा कि इशारा दिया खुद आपने और हमारे साथी ने, उस हवाले से अगर हम देखें तो सऊदी अरब में जो अमरीकी अड्डे हैं उस लिहाज से साहब ख़रीदा तो हमने, इस्तेमाल करना है कर लो, क्या ये भी माहौल बनेगा आगे जाके? नहीं, वो पॉइंट ये है कि अभी नेतन्याहू का अगला कदम ईरान के खिलाफ क्या होगा वो देखना है, क्योंकि वो ही आखिरी पड़ाव है इनके लिए। वैसे हिजबुल्लाह की पढ़ाई है, मुश्किल बन चुका है हिजबुल्लाह के लिए, मगर हिजबुल्लाह बहुत ही कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, लोग सब जानते हैं। ओके जी, वहाँ इराकी मिलिशियाज को भी वो लोग ने कोशिश की है कि उसको नियता किया जाए, मगर अभी जो इराक में जो इलेक्शन हुए तो वो रेजिस्टेंस फोर्सेस के सपोर्ट वाली ही पार्टी आई है जो प्रो ईरानी है, तो वो लोग उसमें भी असफल रहे। तो अभी तो इजराइल के लिए कठिन ही है सब कुछ, और मैं लगातार बोल रहा हूँ वापिस कि सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम इजराइल की है कि अमेरिका वाला सपोर्ट उनका खत्म हो जाए, होते जा रहे हैं बहुत तेजी से। ठीक जी, बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह के हालात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा साहब आपका भी और फिरोज साहब आपका इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो नाज़रीन, सऊदी अरब का ये मौक़िफ़ मशरिक़ वस्ता की सियासत में नई समत का तयन कर सकता है, जहाँ इसराइल और फ़लस्तीन के मसले का हल एक अहम चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। इस स्ट्रैटेजिक तब्दीली का आलमी सतह पर क्या असर पड़ेगा ये वक्त ही बताएगा। आलमी मंजर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।